very good morning to my dear students and with your family too. आज मुझे अपना परिचय आपको देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं अब आपके सामने हूँ। आप सभी अच्छी तरह से अपने कार्यों में लगे होंगे, यह मैं उम्मीद करता हूँ। अब तक आपने भूगोल में प्रथम पाठ के अंतर्गत रिसोर्सेस कंजर्वेशन, रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया आदि के बारे में देखा। अब आइए इसी कड़ी में इस पाठ को आगे बढ़ाते हुए आज मैं जिन बिंदुओं पर चर्चा करने जा रहा हूं उसमें लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया, हाउ इज लैंड यूज डिटरमाइन लैंड डिग्रेडेशन, इन बिंदुओं के बारे में मैं आपसे चर्चा करूंगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि लैंड यानी सॉइल बहुत ही उपयोगी प्राकृतिक संसाधन है। हम सभी जीवधारी जो जल में रहने वाले हैं उनको छोड़ दें तो इस धरती पर ही निवास करते हैं और अपनी सारी गतिविधियां इस धरती पर ही संपादित करते हैं। इसके बिना हम कह सकते हैं कि हमारे जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती है। इसलिए यह एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया, इसका तात्पर्य है कि भारत में भूमि का उपयोग किस तरह से किया जाता है, यानी भारत में कौन कौन सी ऐसी क्रियाकलाप हैं जो भूमि पर आधारित हैं, भूमि के अंतर्गत की जाती हैं। यदि हम भारत की भूमि को 100% मान ले तो इस 100% भूमि पर भारत में कौन कौन सी क्रियाकलाप आयोजित किए जाते हैं, इन क्रियाकलापों के समूहन को ही हम लैंड यूज पैटर्न के नाम से जानते हैं। भारत की कुल भूमि पर 23% भूमि ऐसी है जिस पर वन खड़े हैं। भारत की 23% भूमि वनाच्छादित है, अर्थात भारत अपनी भूमि का उपयोग वन के लिए भी करता है। 3.5% भूमि भारत की ऐसी है जिस पर भारत के द्वारा अस्थायी चारागाह यानी पास्चर्स और मीडोज स्थित हैं, जो प्रायः पर्वतीय इलाकों में या उन जगहों पर जहां भूमि बढ़ती होती है उनका उपयोग चारागाह के रूप में किया जाता है। भारत की 1.1% भूमि पर मिसलेनियस ट्रीज एंड क्रॉप्स अर्थात 1.1% भूमि ऐसी है जिस पर तरह तरह के पेड़ से संबंधित कृषिगत क्रियाकलाप किया जाता है। 3.82% भूमि ऐसी है जो फैलोलैंड के रूप में अर्थात परती के रूप में पड़ी हुई है। इसके साथ साथ करेंट फैलोलैंड के रूप में भारत 7.3% भूमि का उपयोग करता है। फैलोलैंड अर्थात परती भूमि पर जो वर्तमान में भारत में यूं ही पड़ी हुई है, जिस पर कुछ नहीं किया जा रहा है, उसके साथ साथ भारत में 43.41% भूमि ऐसी है जिस पर कृषिगत कार्य किया जाता है, अर्थात नेट सोन एरिया है। इस तरह भारत अपनी भूमि का उपयोग
तरह तरह के क्रियाकलापों के लिए करता है। तो इस तरह लैंड यूज पैटर्न में आपने देखा कि भारत अपनी 23% भूमि का उपयोग वन के लिए करता है। 14% भूमि ऐसी है भारत की जो कृषिगत कार्यों के लिए उपयोग नहीं है, अवेलेबल नहीं है। 3.5% भूमि ऐसी है जिस पर चारागाह है। 1.1% भूमि ऐसी है जिस पर वृक्ष और उससे संबंधित क्रियाकलाप किए जाते हैं। 3.82% भूमि ऐसी है जो करेंट फैलोलैंड के रूप में जानी जाती है। भारत में 4.41% भूमि ऐसी है जो कल्टिवेबल वेट या वेस्टलैंड के नाम से जानी जाती है और 43.4% ऐसी भूमि है जो कृषिगत कार्यों के लिए उपयोग में लाई जाती है। अर्थात भारत में नीड सोन एरिया जो भूमि की है वह 43.41% है। अब आइए आगे देखते हैं कि भारत या अन्य देशों में या कोई भी देश अपने यहाँ की भूमि को किस तरह से निर्धारित करता है, कैसे वह भूमि के उपयोग के संदर्भ में अपनी नीतियां निर्धारित करता है, अर्थात वह कौन कौन से कारक है जिन पर लैंड यूज डिटरमाइंड होती है। अब हमें इसके बारे में जानना है। तो इसके अंतर्गत दो ऐसे कारक हैं जो लैंड यूज को डिटरमाइन करते हैं। ये दो कारक हैं, जिसमें पहला है फिजिकल और ह्यूमन फैक्टर्स। फिजिकल फैक्टर्स के अंतर्गत भारत की भूमि की बनावट कैसी है, भारत की धरातलीय बनावट कैसी है, भारत की जलवायु कैसी है और भारत में कैसी मिट्टी पाई जाती है। यह फिजिकल फैक्टर में यह निर्धारित होता है कि वहाँ पर इन सब कारकों के आधार पर किस तरह से भूमि को उपयोग में लाया जाएगा। भूमि निर्धारित की जाएगी कि कैसे हमें इन्हें उपयोग में लाना है। तो इस तरह फिजिकल फैक्टर्स के अंतर्गत टोपोग्राफी आती है, क्लाइमेट आता है आपका, मिट्टी की उर्वरता आती है और धरातलीय बनावट आती है, जिसके द्वारा लैंड यूज डिटरमाइंड होता है। ह्यूमन एक्टिविटीज में हमारी जो आबादी है, हमारी आबादी का जो जनघनत्व है और हमारे द्वारा जो तकनीक का विकास किया जाता है, तकनीकी विकास के साथ साथ हमारी जो सांस्कृतिक परंपराएं हैं, ये सभी ह्यूमन एक्टिविटीज के अंतर्गत आते हैं, जो हम धरती का उपयोग कैसे करें इनको निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। दूसरा कारक जो लैंड यूज को डिटरमाइन करने वाली है वह है लैंड यूज डेटा। हर देश की सरकार अपने देश में उपलब्ध भूमि का समय समय पर पैमाइश करती है और पैमाइश करने के बाद उससे संबंधित आंकड़ा वह देश के सामने प्रस्तुत करती है, जिसके आधार पर यह आकलन किया जाता है कि भारत में कितनी भूमि है और उनके अंतर्गत किन किन कार्यों में उसका उपयोग किया जाता है। भारत में जितनी भी भूमि है
उसका केवल 93% यानी 93% जो टोटल भूमि है उसे काम में लाया जाता है। बाकी जो 7% है उसका आंकड़ा उपलब्ध नहीं है, क्योंकि भारत एक विशाल देश है। इस विशाल देश में बहुत सारे राज्य हैं और हर राज्यों के द्वारा अपना डेटा उपलब्ध नहीं कराया जाता है। इसलिए 93% भूमि का डेटा ही उपलब्ध है भारत में। तो इस तरह से फिजिकल फैक्टर्स एंड ह्यूमन फैक्टर्स और लैंड यूज डेटा दो ऐसे कारक हैं जो लैंड यूज डिटरमाइन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मैं समझता हूं कि लैंड यूज डिटरमाइन करने वाले जो कारक हैं उनको आप समझ गए होंगे, क्योंकि मैंने स्पष्ट रूप से बताया कि दो कारक हैं। एक भौतिक और मानवीय कारक है और दूसरा भूमि से संबंधित आंकड़े हैं। इन दो कारकों के आधार पर ही भूमि के उपयोग को निर्धारित किया जाता है। भूमि हमारे द्वारा उपयोग में लाई जाती है और जब हम इसका उपयोग करते हैं तो उपयोग करते समय हम यह ध्यान नहीं रखते कि हमें इसका उपयोग किस प्रकार करना चाहिए ताकि इसकी गुणवत्ता बनी रहे। इसमें किसी प्रकार की कोई खराबी नहीं है, क्योंकि यह यदि खराब हो जाती है, प्रदूषित हो जाती है, तब ऐसी अवस्था में इसका व्यापक दुष्परिणाम हमें यानी हमारे देश को झेलना पड़ सकता है। इसलिए हमारा आज का तीसरा बिंदु जो लैंड डिग्रेडेशन इन इंडिया यानी भूमि का अपक्षरण भारत में कैसे हुआ है, इसके बारे में हमें जानना है। लैंड अपक्षरण का यानी भूमि के अपक्षरण का मतलब होता है कि मिट्टी के अंदर जो उसकी उर्वरा शक्ति है और उसके अंदर पेड़ पौधों को उत्पादित करने की जो क्षमता है, उस क्षमता में गिरावट आती है, कमी आती है। तो यह गिरावट या कमी ही भूमि की गुणवत्ता में भूमि अपक्षरण के नाम से जानी जाती है। भारत में लगभग 13 करोड़ हेक्टेयर ऐसी भूमि है जो लैंड डिग्रेडेशन के अंतर्गत आती है। इस लैंड डिग्रेडेशन के बहुत सारे कारण हैं। प्राकृतिक कारण भी है और मानवीय कारण भी है। मानव अपनी आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए धरती पर तरह तरह के क्रियाकलापों को अंजाम देता है, संपादित करता है। इसमें आधारभूत संरचनाएं जैसे सड़कों का निर्माण, भवनों का निर्माण आते हैं, जिनके द्वारा बड़े पैमाने पर उपजाऊ भूमि अनुर्वर या अनुपजाऊ बन जाती है, क्योंकि वह अब हमारे लिए फसल उत्पन्न करने वाली नहीं रह जाती है। हम अपनी लोभ को संतुष्ट करने के लिए, पूर्ण करने के लिए बिना सोचे समझे इसका उपयोग करते चले जाते हैं, जिस कारण से यह भूमि जो है अपक्षरित होती चली जाती है। वर्तमान में लगभग 13 करोड़ हेक्टेयर्स भूमि ऐसी है भारत में जो मैंने बताया कि
डिग्रेडेड यानी अपक्षरित हो चुकी है। इसमें से 28% भूमि ऐसी है जो जंगल से संबंधित डिग्रेडेड हो चुकी है और 56% ऐसी भूमि है जो वाटर के कारण यानी पानी के कारण इसका अपरदन हुआ है। इसके साथ साथ सैलाइन एंड एल्केलाइन डिपोजिट्स भी यानी लवणता और क्षारीयता जो हम सिंचाई करते हैं उसके कारण इस भूमि पर बढ़ती चली जाती है, धरती में इसकी मात्रा बढ़ती चली जाती है, जिस कारण से यह मिट्टी में मिल जाती है और मिट्टी की उर्वरा शक्ति को प्रभावित करती है। इसलिए हमारे द्वारा किए गए क्रियाकलापों के माध्यम से प्रकृति के द्वारा हवा, पानी ऐसे कारक हैं जिसके द्वारा मिट्टी अनुर्वर बनती है, उसकी गुणवत्ता में कमी आती है। सिंचाई के अभाव में भी मिट्टी अनुर्वर बनती है, वह रेतीली भूमि में अर्थात मरुस्थल में परिवर्तित हो जाती है। तो इस तरह से भारत में भूमि का अपक्षरण हुआ है और आप जानते हैं कि सरकार हर तरह के प्रदूषण की रोकथाम के लिए प्रयास करती है, दिशा निर्देश जारी करती है ताकि मानव जीवन के ऊपर इसका दुष्परिणाम परिलक्षित न हो, मानव जीवन को इसकी खामियाजा न भुगतना पड़े। अब आइए देखें, आज हम लोगों ने जिन बिंदुओं पर चर्चा की उनमें से कौन कौन सी ऐसी बातें उभर करके आई जिनको आप परिभाषा के रूप में लिख सकते हैं। उनकी परिभाषा आपके लिए जानना जरूरी है। तो आइए टर्मिनोलॉजी के अंतर्गत ग्रोइंग सीजन, नेट सोन एरिया, हेलो लैंड, कल्टीवेटेड लैंड, वेस्ट लैंड और लैंड डिग्रेडेशन के बारे में जाने। ग्रोइंग सीजन, द पीरियड ऑफ ईयर in which crops are sown, grown and harvested is known as growing season। अर्थात वर्ष की वह अवधि जिसमें फसलों को बोने अर्थात बीजों को बोने, उसके बढ़ने और उसकी कटाई से संबद्ध होती है। वर्ष की उस अवधि को उगाने वाले सीजन या ग्रोइंग सीजन के नाम से जाना जाता है। नीड सोन एरिया, इट मीन्स द एग्रीकल्चरल लैंड विच इज कल्टिवेटेड एवरी ईयर is known as need sown area। Once again, the agricultural land which is cultivated every year is known as need sown area। तात्पर्य, वैसी भूमि जो प्रति वर्ष कृषिगत कार्य में लाई जाती है उसे नीड सोन एरिया के नाम से जाना जाता है। हेलो लैंड अर्थात लैंड्स which are kept uncultivated, lands which are kept uncultivated so that they regain their fertility is known as fallow land।
अर्थात मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ाने का एक तरीका यह भी है कि भूमि को परती छोड़ दिया जाए। तो परती भूमि ऐसी भूमि होती है जिस भूमि को कुछ समय के लिए कृषिगत कार्यों से वंचित कर दिया जाता है। कृषिगत कार्यों से कुछ समय के लिए वंचित की गई भूमि फैलो लैंड के नाम से जानी जाती है। कल्टीवेबल लैंड अर्थात वैसी भूमि जो कृषि युक्त है, जिस पर कृषिगत कार्य किया जाता है। कल्टीवेबल लैंड मीन्स द लैंड विच इज कंटिन्यूअसली अंडर कल्टीवेशन। The land which is continuously under cultivation is known as cultivable land। अर्थात वैसी भूमि जो लगातार कृषिगत कार्यों में लाई जाती है, कल्टीवेबल लैंड से कल्टीवेबल लैंड के नाम से जानी जाती है। अब है आपका वेस्ट लैंड। इट मीन्स ए पार्ट ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड which is not utilized at the moment। It means once again ऐसी भूमि जो कृषिगत है, कृषि उपयोग के लिए है, जो अभी वर्तमान में उपयोग में नहीं लाई जा रही है, उसे वेस्ट लैंड के नाम से जाना जाता है। लैंड डिग्रेडेशन इट मीन्स रिडक्शन ऑफ फर्टिलिटी एंड प्लांट बियरिंग कैपेसिटी ऑफ लैंड इज नोन एज लैंड डिग्रेडेशन। वंस अगेन रिडक्शन ऑफ फर्टिलिटी एंड प्लांट बियरिंग कैपेसिटी ऑफ लैंड इज नोन एज लैंड डिग्रेडेशन। अर्थात भूमि के अंदर उसकी उर्वरा शक्ति का क्षीण होना, क्षय होना और उसके पौधे उगाने की शक्ति में कमी आने की जो क्रिया है या प्रक्रिया है, उसे लैंड डिग्रेडेशन के नाम से जाना जाता है। अब आपके लिए गृह कार्य है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छी तरह से इसे सुनेंगे, समझेंगे और पुनः एक बार यदि दिक्कत होगी तो आप अपनी समस्याओं के लिए मुझसे संपर्क करेंगे। मैं आपकी समस्या के समाधान के लिए हमेशा तत्पर हूँ। उम्मीद है कि आप सबों को यह प्रक्रिया अच्छी तरह से समझ में आएगी। आप सबों को बहुत बहुत